आज हम सिर्फ घुटने की बीमारियों पर बात नहीं करेंगे। हम यह समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा शरीर खुद को कैसे ठीक करने की कोशिश करता है और हम इस नेचुरल प्रोसेस में शरीर की मदद कैसे कर सकते हैं। नमस्कार, मैं मोहन राठौर हूँ और आज मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही आम लेकिन बहुत ज़रूरी सब्जेक्ट पर कुछ विचार शेयर करना चाहता हूँ। वह है घुटने का दर्द। सबसे पहले मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मैं ना तो डॉक्टर हूं, ना ही किसी विषय में एक्सपर्ट हूं। मैंने जो भी नॉलेज हासिल की है वह अपने अनुभव, योगाभ्यास, सामान्य अध्ययन और समय समय पर विभिन्न विशेषज्ञों से सुनी सलाह पर आधारित है। इसलिए कृपया इसे केवल जानकारी और सुझावों के रूप में लें, इनका विश्लेषण करें और फिर अपनी समझ के अनुसार इन्हें अपनाएं। मैं अपने विचार इस क्रम में शेयर करूंगा। घुटना वास्तव में क्या है? घुटनों में दर्द क्यों होता है? घुटनों के दर्द के प्रकार, घुटनों में सूजन या पानी भरना क्या है? ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? इन सब का पूरा समाधान, हॉलिस्टिक सॉल्यूशन क्या है? उसके बाद कुछ प्रैक्टिकल टॉपिक्स। कार्टिलेज कैसे नॉरिश होता है? नी पेन में कौन से आसन सावधानी से करें? नी पेन में कौन से आसन करें? लास्ट में एक टिप। कभी कभी मैं सोचता हूं, यदि शरीर में दर्द न होता तो शायद हम में से बहुत लोग कभी ये समझ ही नहीं पाते कि शरीर की देखभाल कितनी आवश्यक है। दर्द केवल तकलीफ नहीं है, दर्द शरीर का एक सिग्नल भी है। यह एक प्रकार का मैसेज है कि कहीं कुछ इम्बैलेंस हो रहा है, कहीं शरीर अधिक दबाव झेल रहा है या कहीं हम शरीर की सीमाओं को नजरअंदाज कर रहे हैं। धीरे धीरे वर्षों तक गलत आदतें, कम चलना, लंबे समय तक बैठना, गलत पोस्चर, स्ट्रेस, वजन बढ़ना, मसल्स की कमजोरी और शरीर की उपेक्षा अनजाने में हमें उस स्थिति तक पहुंचा देती है जहां घुटनों का दर्द जीवन का एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि शरीर में सुधार की क्षमता, इम्प्रूवमेंट की संभावना अद्भुत होती है। सही समझ, सही मोमेंट और बैलेंस्ड लाइफस्टाइल और धैर्य के साथ बहुत कुछ सुधारा जा सकता है। घुटना वास्तव में है क्या? हम अक्सर घुटने को केवल एक जोड़ समझते हैं, लेकिन वास्तव में यह पूरे मूवमेंट सिस्टम का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसमें शामिल है जांघ की हड्डी, फीमर, पिंडली की हड्डी, टिबिया, घुटने की टोपी, पटेला, कार्टिलेज नाम का कुशन, मेनिस्कस नाम का शॉक एब्जॉर्बर, लिगामेंट्स और आसपास की मसल्स, विशेषकर थाई मसल और काफ मसल्स। घुटने को हम दरवाजे के हिंज की तरह समझ सकते हैं। यदि आसपास की मसल्स कमजोर हो जाएं, तो पूरा दबाव घुटनों के जोड़ पर आने लगता है। अब प्रश्न आता है कि आखिर घुटनों में दर्द होता क्यों है? बहुत बार लोग सोचते हैं कि उम्र बढ़ गई, इसलिए दर्द होना ही है, लेकिन वास्तविकता इससे कहीं अधिक व्यापक है। उम्र एक कारण हो सकती है, पर अकेला कारण नहीं है। आज की आधुनिक जीवन शैली ने हमारे शरीर की नेचुरल गतिविधियों को बहुत कम कर दिया है। पहले लोग अधिक चलते थे, जमीन पर बैठते थे, शरीर का स्वाभाविक उपयोग होता था, और आज घंटों कुर्सी पर बैठते हैं, कम चलते हैं, लिफ्ट का अधिक उपयोग करते हैं, मोबाइल और टीवी के सामने लंबे समय तक बैठे रहते हैं। इन सब ने मसल्स को कमजोर और जॉइंट्स को स्टिफ बनाना शुरू कर दिया है। इसके और भी कुछ कारण महत्वपूर्ण हैं, जिनमें अधिक वजन, गलत पोस्चर और पोषण की कमी, हाँ, कुपोषण।
अब घुटनों के दर्द के प्रकारों को हम सरल भाषा में समझते हैं। हर नी पेन एक जैसा नहीं होता, इसलिए सही कारण समझना बहुत जरूरी है। सबसे सामान्य प्रकार है ऑस्टियोआर्थराइटिस OA। इसमें कार्टिलेज धीरे धीरे घिसने लगता है। प्राय सुबह स्टिफनेस, चलने में दर्द, सीढ़ियों में तकलीफ और खटखट की आवाज सुनाई दे सकती है। आप देखें कि कितने लोगों को जॉइंट्स में खटखट की आवाज सुनाई देती है। दूसरा है ऑस्टियोपोरोसिस OP। इसमें हड्डियां कमजोर और बहुत नाजुक हो जाती है। इसमें दर्द हमेशा स्पष्ट नहीं होता, लेकिन हड्डियों की स्ट्रेंथ कम होने से फ्रैक्चर का खतरा बहुत बढ़ जाता है। यह अधिकतर कैल्शियम, विटामिन D की कमी और कम एक्टिविटी और उम्र के साथ जुड़ा हुआ होता है। तीसरा है रूमेटिक आर्थराइटिस RA। रूमेटिक आर्थराइटिस एक ऐसी ऑटो इम्यून बीमारी है जिसमें शरीर की हमारी इम्यून सिस्टम, रक्षा प्रणाली हमारी ही विरुद्ध हमारे जॉइंट्स पर हमला करने लगती है। नॉर्मली इम्यून सिस्टम हमें बैक्टीरिया और वायरसेस से बचाता है, लेकिन RA में वही हमारे जॉइंट सिस्टम में इन्फ्लेमेशन पैदा कर देता है, जिससे धीरे धीरे सूजन, दर्द, स्टिफनेस और कई जॉइंट्स एक साथ डैमेज हो सकते हैं। यह बीमारी उम्र से नहीं जुड़ी हुई, यह किसी भी उम्र में हो सकती है। एक और प्रकार है गाउट। इसमें शरीर में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा होने लगते हैं। अचानक बहुत तेज दर्द, लालिमा, सूजन और छूने पर अत्यधिक संवेदनशीलता हो सकती है। यूरिक एसिड क्रिस्टल्स धीरे धीरे सही हाइड्रेशन, सही डाइट, किडनी फंक्शन सपोर्ट और वजन कंट्रोल और रेगुलर लाइफस्टाइल के सुधार से कम होते जाते हैं। इसलिए केवल दर्द है इतना जानना पर्याप्त नहीं है। सबसे पहले सही पहचान ही सही दिशा में सुधार का पहला कदम है। घुटनों में सूजन या पानी भरना। अक्सर देखा जाता है कि घुटनों के आसपास सूजन या पानी भरने जैसी स्थिति दिखाई देने लगती है। वास्तव में यह बाहर का पानी नहीं होता। हमारे घुटनों के जॉइंट्स में नॉर्मली थोड़ा लुब्रिकेशन फ्लूइड रहता है, जिसे सिनोवियल फ्लूइड कहा जाता है। इसका काम जॉइंट्स को स्मूथ मूवमेंट देना और फ्रिक्शन कम करना होता है। लेकिन जब घुटने पर अधिक दबाव पड़ता है, कार्टिलेज घिसता है, चोट लगती है, आर्थराइटिस होता है या अंदर इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, तब शरीर की सुरक्षा प्रणाली, हमारा डिफेंसिव सिस्टम अधिक फ्लूइड बनाना शुरू कर देता है। यही एक्स्ट्रा फ्लूइड स्वेलिंग या पानी भरने जैसा दिखाई देता है। यह शरीर का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स है, जिससे फ्रिक्शन कुछ कम हो सके। लाइफस्टाइल से जब इरिटेशन कम होती है, सर्कुलेशन सुधरता है और जॉइंट पर स्ट्रेस घटता है, तो शरीर धीरे धीरे उस एक्सेस फ्लूइड को पुनः एब्जॉर्ब करने लगता है। ऑस्टियोफाइट्स क्या होते हैं? इसी प्रकार जब जॉइंट पर लगातार दबाव और फ्रिक्शन बढ़ता है, तो शरीर कभी कभी छोटे एक्स्ट्रा बोन प्रोजेक्शंस बनाने लगता है। नी एक्सरे में ये छोटे उभरे हुए भाग दिखाई देते हैं, जिन्हें ऑस्टियोफाइट्स या बोन स्पर्स कहा जाता है। यह शरीर का रिपेयर अटेम्प्ट होता है, लेकिन कई बार ये स्टिफनेस, पेन और मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन बढ़ा सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सब का पूरा समाधान, होलिस्टिक सॉल्यूशन क्या है? घुटनों के दर्द का समाधान केवल पेन किलर नहीं है। इसके लिए होलिस्टिक अप्रोच आवश्यक है। पहला बिंदु, सही डायग्नोसिस और अवेयरनेस। यदि घुटनों का दर्द लंबे समय से बना हुआ है, तो उसका सही डायग्नोसिस करवाना आवश्यक हो जाता है। यह समझना जरूरी है कि दर्द किस कारण से है। क्या यह ऑस्टियोआर्थराइटिस है
जिसमें कार्टिलेज घिसता है, या ऑस्टियोपोरोसिस है जिसमें हड्डियां कमजोर हो जाती है, या रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो इन्फ्लेमेशन से जुड़ी कंडीशन है, या गाउट जिसमें यूरिक एसिड क्रिस्टल्स के कारण दर्द और सूजन होती है। कई बार दर्द अधिक एक्सर्शन, गलत अलाइनमेंट, मसल वीकनेस या पुरानी चोट के कारण भी हो सकता है। सही समझ ही सही दिशा में सुधार का पहला कदम बनती है। दूसरा बिंदु, योग और मूवमेंट। किसी भी प्रकार के नी पेन को बेहतर करने के लिए 3 बातें अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। जॉइंट्स का सही मूवमेंट और फ्लेक्सिबिलिटी, मसल्स की स्ट्रेंथ और शरीर का बैलेंस। यदि मूवमेंट कम हो जाए, मसल्स कमजोर हो जाए और बैलेंस बिगड़ जाए तो घुटनों पर दबाव बढ़ने लगता है। योग इन्हीं महत्वपूर्ण पक्षों पर एक साथ कार्य करने का प्रयास करता है। कई विशेषज्ञ यह भी मानते हैं कि मूवमेंट इज मेडिसिन, मूवमेंट ही दवा है। हमारा शरीर मूवमेंट के लिए ही बना है। सही और जेंटल मूवमेंट कई बार जॉइंट्स के लिए मेडिसिन की तरह कार्य करते हैं। पूरी इनएक्टिविटी स्टिफनेस बढ़ा सकती है, जबकि बैलेंस्ड मूवमेंट नरिशमेंट और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। सही और जेंटल योगाभ्यास जॉइंट्स की मोबिलिटी बनाए रखने, स्टिफनेस कम करने, मसल्स को मजबूत करने और शरीर के कोऑर्डिनेशन को सुधारने में मदद कर सकते हैं। विशेषकर हमारी थाई मसल्स, काफ मसल्स और हिप मसल्स मजबूत होने लगें तो वे घुटनों का भार बांटने लगते हैं। तीसरा बिंदु, योग का एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। सुबह का शांत वातावरण, ताजी हवा, हरियाली और डीप ब्रीदिंग शरीर को रिलैक्स करने, ऑक्सीजन सप्लाई बेहतर करने, ब्लड सर्कुलेशन सुधारने और नर्वस सिस्टम को शांत करने में सहायक होती है। विशेषकर सुबह का वातावरण कई लोगों को मेंटली फ्रेश और एनर्जेटिकली लाइट महसूस कराता है। ऑक्सीजन शरीर की प्रत्येक सेल के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि सेल्स को एनर्जी प्रोडक्शन, रिपेयर और रिकवरी के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। एक लाइन में अगर हम कहें तो ऑक्सीजन शरीर की नेचुरल हीलिंग है और रिजुवेनेशन प्रोसेस पुनः शरीर को ठीक करने की प्रक्रिया को सपोर्ट करती है। क्रॉनिक पेन में शरीर कई बार लगातार तनाव, टाइटनेस और प्रोटेक्टिव मोड में रहने लगता है। इस स्थिति में व्यक्ति अनजाने में शैलो ब्रीथिंग, छोटी छोटी सांस लेने लगता है, जिससे शरीर और माइंड दोनों पर प्रभाव पड़ सकता है। जब ब्रीथिंग गहरी और शांत होती है तो मसल्स का अननेसेसरी टाइटनेस कम होने लगता है, माइंड अधिक रिलैक्स्ड महसूस करता है और शरीर मूवमेंट को भी अधिक सहज रूप से स्वीकार करने लगता है। सुबह की शांत डीप ब्रीदिंग शरीर को यह संदेश देती है, अब गुजारा करना नहीं, सर्वाइवल नहीं, हीलिंग की ओर बढ़ना है। चौथा बिंदु, मुद्रा को भी कई लोग सहायक रूप में उपयोग करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अधिकतर जॉइंट पेन को वायु विकार या बढ़े हुए वात से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि जब शरीर में वात इम्बैलेंस होता है तब स्टिफनेस, सूखापन, क्रैकिंग साउंड, दर्द और मूवमेंट डिफिकल्टी जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसी संदर्भ में कई लोग वायु मुद्रा का अभ्यास करते हैं। इसमें तर्जनी उंगली, इंडेक्स फिंगर को मोड़कर अंगूठे के नीचे हल्के से लगाया जाता है और बाकी उंगलियां सीधी रखी जाती हैं। योग और आयुर्वेद की पारंपरिक मान्यता के अनुसार यह शरीर में वायु तत्व के असंतुलन को शांत करने में सहायक मानी जाती है। इसे आराम से बैठकर नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ कुछ मिनटों तक किया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मुद्रा को मेन ट्रीटमेंट नहीं बल्कि सपोर्टिव प्रैक्टिस की तरह होलिस्टिक सपोर्ट के रूप में समझना चाहिए। पांचवा बिंदु, पोस्चर
एंड अलाइनमेंट। पोस्चर और अलाइनमेंट पर ध्यान देना घुटनों की हेल्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। हम कैसे खड़े होते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे बैठते हैं, फुटवेयर कैसा पहनते हैं और शरीर का बैलेंस कैसा है, इन सब का प्रभाव घुटनों पर पड़ता है। कई बार समस्या केवल घुटने में नहीं होती बल्कि फुट, हिप या स्पाइन अलाइनमेंट में होती है। हम अपने घर में देख सकते हैं कि कितने लोगों के शूज एक तरफ घिसते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जूते या चप्पल एक तरफ अधिक घिसते हों, चलते समय शरीर झुकता हो, घुटने अंदर या बाहर मुड़ते हों या एक पैर पर अधिक भार जाता हो, तो अलाइनमेंट इशू की संभावना हो सकती है। ऐसी स्थिति को गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि केवल मेडिसिन या सामान्य एक्सरसाइज से अलाइनमेंट में हमेशा पूर्ण सुधार नहीं होता। इसके लिए किसी अनुभवी कायरोप्रैक्टर की सलाह उपयोगी हो सकती है। छठा बिंदु है डाइट एंड वेट मैनेजमेंट। बैलेंस्ड डाइट, आइडियल वेट और पर्याप्त प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी और सही हाइड्रेशन जॉइंट्स और मसल्स के लिए आवश्यक माने जाते हैं। अधिक वजन घुटनों पर लगातार एक्स्ट्रा प्रेशर डालता है। थोड़ा सा वेट लॉस भी बहुत बड़ा अंतर ला सकता है। जब शरीर में कहीं लगातार दर्द रहता है तो उसके पीछे सूजन यानी इन्फ्लेमेशन की भूमिका भी हो सकती है। इसलिए भोजन भी महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ फूड्स ऐसे माने जाते हैं जो शरीर की इन्फ्लेमेटरी रिस्पांस को संतुलित करने और जॉइंट्स को सपोर्ट करने में सहायक हो सकते हैं, जैसे भीगे हुए फ्लैक्स सीड, अखरोट, तिल, मूंगफली के दाने और मेथी दाना। इनमें हेल्दी फैट्स, मिनरल्स और पौष्टिक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए लाभकारी हो सकते हैं। हल्दी और काली मिर्च का कॉम्बिनेशन भी पारंपरिक रूप से उपयोग में किया जाता है। हल्दी में करक्यूमिन नामक तत्व पाया जाता है जिसे इन्फ्लेमेशन मैनेजमेंट में सहायक माना जाता है, और काली मिर्च हल्दी के एब्जॉर्प्शन को बेहतर बनाने में बहुत मदद करती है। आयुर्वेद में जॉइंट पेन को अक्सर वात विकार से जोड़ा जाता है और पाचन तंत्र यानी गट हेल्थ को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि हमारे इंटेस्टाइन्स में खरबों बेनिफिशियल बैक्टीरियाज होते हैं जो डाइजेशन, इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए संतुलित भोजन, अच्छा डाइजेशन और शरीर की स्वाभाविक क्लींसिंग प्रोसेस को सपोर्ट करना महत्वपूर्ण माना जाता है। नीम को भी आयुर्वेद में शुद्धिकरण और इन्फ्लेमेशन बैलेंस के संदर्भ में उपयोगी माना गया है। डाइट हमारे शरीर को पूरी तरह ऊर्जावान बनाने में सक्षम है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि डाइट अकेले इलाज नहीं करती। डाइट का प्रभाव तब अधिक अच्छा दिखाई देता है जब उसे सही लाइफस्टाइल, मूवमेंट, योगा, पर्याप्त नींद और रेगुलरिटी के साथ जोड़ा जाए। सातवां बिंदु माइंड बॉडी कनेक्शन। विचारों और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को अक्सर लोग कम महत्व देते हैं, जबकि हीलिंग प्रोसेस में मन की भूमिका बहुत गहरी होती है। शरीर और मन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जिस प्रकार लगातार तनाव, भय और नेगेटिव विचार एक स्वस्थ व्यक्ति की भी नींद, एनर्जी, डाइजेशन और इम्यूनिटी को प्रभावित कर सकते हैं, उसी प्रकार सकारात्मक विचार शरीर की हीलिंग प्रोसेस को सपोर्ट कर सकते हैं। जब व्यक्ति बार बार यह सोचने लगता है कि अब मैं ठीक नहीं हो सकता, मेरे घुटने खत्म हो गए, ऐसे विचार केवल मन तक सीमित नहीं रहते, बल्कि धीरे धीरे शरीर की सक्रियता को भी कम करने लगते हैं। व्यक्ति मोमेंट से बचने लगता है, मसल्स कमजोर होने लगती है और पेन का साइकिल बढ़ने लगता है। कई विचारक मानते हैं कि सेल्स भी बार बार मिलने वाले इमोशनल सिग्नल्स के अनुसार अपनी रिस्पॉन्स बदलने लगती है। इसलिए शरीर को बार बार फियर नहीं
हीलिंग का संदेश देना महत्वपूर्ण हो सकता है। हीलिंग केवल एक्सरसाइज से नहीं, वातावरण से भी प्रभावित होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ग्रुप एक्टिविटी, लाफ्टर, प्रेयर, म्यूजिक और इमोशनल सपोर्ट भी रिकवरी प्रोसेस को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं। 8वां बिंदु है विजुअलाइजेशन एंड कॉन्शियसनेस। आज विजुअलाइजेशन, अफर्मेशंस, मेडिटेशन और माइंड बॉडी कनेक्शन पर दुनिया भर में काफी चर्चा हो रही है। कुछ विचारकों और रिसर्चर्स का मानना है कि व्यक्ति जब बार बार गहरे भाव के साथ अपने आप को स्वस्थ, सहज मूवमेंट करते हुए और ऊर्जा से भरा हुआ अनुभव करता है तो उसका प्रभाव नर्वस सिस्टम, इमोशंस और बॉडी रिस्पॉन्स पर पड़ता है। इसलिए कुछ लोग माइंड मूवी, कैलाइडोस्कोप, पॉजिटिव विजुअलाइजेशन का भी अभ्यास करते हैं, जहां व्यक्ति शांत अवस्था में अपने शरीर को बेहतर होते हुए महसूस करता है और अपने आप को आत्मविश्वास के साथ चलते हुए देखता है और अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार हीलिंग, स्ट्रेंथ और बैलेंस का संदेश देता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा जैसे विचारक मानते हैं कि इंसान केवल भौतिक शरीर ही नहीं है, बल्कि चेतना और ऊर्जा का एक जटिल तंत्र भी है। उनका मानना है कि जब व्यक्ति बार बार डर, निराशा और नकारात्मक भावनाओं की अवस्था में रहता है तो शरीर को लगातार उसी के अनुरूप तनाव के संकेत मिलते हैं। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड, फेथ, होप और पॉजिटिव विजुअलाइजेशन, सकारात्मक कल्पना की अवस्था में प्रवेश करता है तो उसकी संपूर्ण मानसिक और शारीरिक ऊर्जा अंदर से ही उसे अधिक सकारात्मक, सक्रिय और स्वास्थ्य लाभ की अवस्था की ओर ले जा सकती है। कुछ लोग इसे चेतना की शक्ति या ब्रेन पावर कहते हैं, कुछ अन्य क्वांटम क्षेत्र से कनेक्शन मानते हैं और कुछ इसे ईश्वर या यूनिवर्सल इंटेलिजेंस में विश्वास कहते हैं। हम सामान्य जीवन में भी देखते हैं कि जिन लोगों का अपने लक्ष्य, ईश्वर, गुरु या अपने प्रयास पर गहरा विश्वास होता है, उनका पूरा मन, भाव और शरीर एक दिशा में अलाइन होने लगता है। जब व्यक्ति निरंतर प्रयास, विश्वास और फोकस्ड अटेंशन से जुड़ जाए तो वही सोच उसकी स्वस्थ होने की क्षमता को असाधारण दिशा दे सकती है। सरल शब्दों में कहें तो शरीर केवल भोजन और मेडिसिन से ही नहीं, बल्कि बार बार मिलने वाले इमोशनल और मेंटल सिग्नल से भी प्रभावित होता है। कई बार हीलिंग की प्रक्रिया उस दिन बदलना शुरू होती है जब व्यक्ति पहली बार डर से नहीं बल्कि विश्वास से अपने शरीर को देखना शुरू करता है। डॉक्टर जो डिस्पेंजा, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, उनका कहना है कि जब हम गहराई से अपने मन को बार बार संदेश देते हैं, अपने सबकॉन्शियस माइंड तक उस संदेश को पहुंचाते हैं, तो हमारी अंदरूनी हीलिंग पावर, हमारी अंदर की जो चेतना, जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ी हुई चेतना है, वो चेतना हमारे लिए उस स्थिति का निर्माण करने लगती है जो हम चाहते हैं। उन्होंने इसी सिद्धांत के आधार पर लोगों को डीप मेडिटेशन में ले जाकर 4-4 घंटे, 5-5 घंटे कंटिन्यूअस गाइडेड मेडिटेशन में उस विचार को सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचाने में मदद की है और लोगों को डिसीज से निजात पाने में मदद की है। हीलिंग केवल एक्सरसाइज से ही नहीं, वातावरण से भी प्रभावित होती है। पॉजिटिव लोगों के साथ रहना, ग्रुप एक्टिविटी, लाफ्टर, प्रेयर, म्यूजिक और इमोशनल सपोर्ट भी रिकवरी प्रोसेस को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं। शरीर और चेतना शायद कहीं अधिक गहराई से जुड़े हैं जितना हम सामान्यतः समझते हैं। कार्टिलेज वैज्ञानिक रूप से कैसे नरिश होता है? कार्टिलेज जॉइंट्स के बीच मौजूद एक नरम कुशन होता है जो फ्रिक्शन कम करके स्मूथ मूवमेंट में सहायता करता है। विशेष बात यह है कि इसमें डायरेक्ट ब्लड सप्लाई बहुत कम होती है, इसलिए यह मसल्स की तरह सीधे ब्लड से नॉरिशमेंट नहीं लेता। कार्टिलेज मुख्य रूप से जॉइंट के अंदर मौजूद
सिनोवियल फ्लूइड से नरिशमेंट प्राप्त करता है। जब हम जेंटल मूवमेंट करते हैं जैसे चलना, हल्का योग या कंट्रोल्ड बेंडिंग, तब कार्टिलेज पर हल्का दबाव पड़ता है और वह रिलीज होता है। इसे हम स्पॉन्ज की तरह समझ सकते हैं। स्पॉन्ज दबाने पर पुराना फ्लूइड बाहर निकलता है और छोड़ने पर नया फ्लूइड अंदर आता है। उसी प्रकार मूवमेंट के दौरान कार्टिलेज न्यूट्रिएंट्स और लुब्रिकेशन एब्जॉर्ब करने में सहायता प्राप्त करता है। किसी भी अवस्था में इसीलिए पूरी तरह इनएक्टिविटी बहुत हानिकारक हो सकती है, जबकि अत्यधिक दबाव, ओबेसिटी, गलत अलाइनमेंट और ओवर एक्सर्शन कार्टिलेज को और नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए बैलेंस्ड मूवमेंट अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही मसल स्ट्रेंथ, वेट मैनेजमेंट, हाइड्रेशन, प्रोटीन, विटामिन डी, कैल्शियम और हेल्दी लाइफस्टाइल जॉइंट हेल्थ को सपोर्ट करते हैं। हालांकि बहुत अधिक घिस चुके कार्टिलेज को पूरी तरह वापस लाना कठिन हो सकता है, लेकिन सही लाइफस्टाइल और नियमित मूवमेंट से कंफर्ट, मोबिलिटी और जॉइंट फंक्शन को काफी बेहतर किया जा सकता है। सिनोवियल फ्लूइड की क्वालिटी को बेटर करने के लिए कार्टिजन को लंबे समय तक लेना पड़ सकता है और मेरी राय है कि कार्टिजन जो लिया जाए वो हर्ब्स बेस्ड हो तो ज़्यादा बेहतर है। नी पेन में कौन से आसन नहीं करने चाहिए? घुटनों के दर्द में योग लाभकारी हो सकता है, लेकिन हर आसन हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। यदि नी पेन इश्यू है तो विशेष सावधानी आवश्यक है, जिसमें ऐसे मूवमेंट्स नहीं करने चाहिए जिनमें घुटनों पर अधिक दबाव पड़े, डीप बेंडिंग हो, ट्विस्टिंग हो या स्टैंडिंग पोजीशन में लेग्स स्टैंडर्ड स्ट्रेट लाइन से हटकर लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव करें। यदि किसी मूवमेंट में शार्प पेन, इंस्टेबिलिटी या स्वेलिंग बढ़े तो उसे फोर्सफुली नहीं करना चाहिए। नी पेन में कौन से आसन करें? घुटनों के दर्द में योग लाभकारी हो सकता है, लेकिन हर आसन हर व्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं होता। सीनियर सिटीजन के लिए योगा इंस्टाग्राम पोज नहीं, बल्कि शरीर के जॉइंट्स और मसल की जेंटल, बैलेंस्ड और कॉन्शियस मूवमेंट है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए जॉइंट्स को सुरक्षित रूप से चलाना, स्टिफनेस कम करना, मसल्स को स्ट्रेच करना और स्ट्रेंथन करना, सर्कुलेशन बढ़ाना, बैलेंस सुधारना और शरीर में कॉन्फिडेंस वापस लाना। महत्वपूर्ण बात यह है कि जॉइंट्स को उनकी कैपेसिटी के अनुसार धीरे धीरे विभिन्न दिशाओं में मूवमेंट मिले, लेकिन ऐसी स्थिति में जहां अननेसेसरी प्रेशर या एक्सेसिव लोड ना पड़े। हमें विशेषकर हमारी काफ मसल्स, थाई मसल्स, हिप मसल्स, बैक, शोल्डर्स और नेक को जेंटली एक्टिवेट, स्ट्रेच और स्ट्रेंथन करना अत्यंत जरूरी है, क्योंकि शरीर एक कनेक्टेड चेन की तरह कार्य करता है। कई बार समस्या केवल घुटनों में नहीं, बल्कि आसपास की कमजोर या स्टिफ मसल में भी होती है। योग कंपटीशन नहीं है। जेंटल, सपोर्टेड और पेन फ्री मूवमेंट अधिक सुरक्षित माना जाता है। घुटनों की हेल्थ में नियमितता, रेगुलरिटी बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग एक दिन बहुत अधिक एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर पेन बढ़ने पर मूवमेंट बंद कर देते हैं। इससे शरीर पर स्ट्रेस बढ़ सकता है। शरीर नॉर्मली जेंटल और रेगुलर प्रैक्टिस को अच्छी तरह स्वीकार करता है। रोज थोड़ा मूवमेंट, हल्का स्ट्रेंथनिंग, स्ट्रेचिंग और वॉकिंग लंबे समय में अधिक लाभकारी होते हैं। इसे एक पौधे की तरह समझ सकते हैं। रोज थोड़ा पानी देना एक दिन बहुत अधिक पानी देकर फिर कई दिन छोड़ देने से बेहतर होता है। उम्र बढ़ना समस्या नहीं है, शरीर को छोड़ देना समस्या बन जाता है। शरीर को इग्नोरेंस नहीं, रिस्पेक्ट और सपोर्ट चाहिए। जितना प्यार, मूवमेंट और विश्वास हम शरीर को देंगे, उतना ही वह लंबे समय तक हमारा साथ देने का प्रयास करेगा। धीरे धीरे धैर्य के साथ, अवेयरनेस के साथ और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए। एक टिप्स: कोल्ड प्रेस्ड कैस्टर ऑयल की पट्टी जॉइंट्स की स्टिफनेस, ड्राइनेस और डिस्कम्फर्ट में सहायक है।
यह शरीर पर उभरी एबनॉर्मल ग्रोथ को भी ठीक करने में काफ़ी कारगर सिद्ध होती है। कैस्टर ऑयल की पट्टी को रात को अफेक्टेड स्थान पर, अफेक्टेड पार्ट्स पर लगाएं और सुबह उसको निकाल दें। आप सबका धैर्य से सुनने के लिए आभार।